हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ आनंद आज फिर से एनसीईआरटी के ज्ञान के निचोड़ के साथ आपके पास आया हूँ शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर की से कुछ बातें की थी, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हमने मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बातें की थी, जो कि है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। हमने सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करते हुए देखा था कि जब हम हिमालयन माउंटेन्स को अकॉर्डिंग टू इट्स रेंजेस डिवाइड करेंगे तो यह नॉर्थ साउथ की तरफ हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक में डिवाइडेड है। अब अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यह मेजरली 3 रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी से फॉर्म्ड है, जो कि हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो यह मेजरली 2 डिविजन्स हैं इसके। एक तो सेंट्रल हाईलैंड, जो कि बाउंडेड है अरावली एंड विंध्या से, और मोस्टली मालवा प्लेट्यू को कंटेन करता है। अगर इसके ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को हम देखें तो यह बुंदेलखंड एंड बघेलखंड यहाँ पड़ता है, और ईस्ट और ज़्यादा ईस्टवार्ड बढ़ें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी में आता है। अब अगर हम इसके सेकेंड डिवीज़न डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो यह बाउंडेड है सतपुरा, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से, और इसका ईस्ट नॉर्थ ईस्टवार्ड एक्सटेंशन जो है वो है गारो, खासी, जयंतिया, न्यू कोचर, कार्बी आंगलोंग, मेघालय प्लेट्यू, जिसको पूरा कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें, जो कि है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर हम देखें तो यह वेस्ट ऑफ अरावली रेंज है, जैसा कि हम गूगल मैप पे देख सकते हैं। वेस्ट ऑफ अरावली रेंज में यह येलो पैच जो है यह थार डेजर्ट है, जो कि इंडियन डेजर्ट है। अब अगर इंडियन डेजर्ट में मेजर फीचर्स अगर हम देखें तो यह सैंडी प्लेन्स होता है, जो कि टोटली सैंड ड्यून से कवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, जो कि बिलो 150 mm पर ईयर है। अगर यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यह एरिड क्लाइमेट है, जिस कारण से यहाँ बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। यहाँ के कम बारिश होने के कारण यहाँ की नदियाँ भी सूखी होती हैं, जिस कारण से यहाँ की एक मेजर नदी लूनी यह अपने माउथ सी के माउथ तक मेक नहीं कर पाती हैं, पहुँच नहीं पाती हैं वाटर के स्कार्सिटी के कारण। अब यहाँ बालू है और बहुत हवा चलती है, तो यहाँ अलग अलग सैंड के पैटर्न्स दिखते हैं, जिनमें से एक है बरचान, जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। यह क्रिसेंट शेप में होता है। तो ऐसा शेप बनता कैसे है इसको हम देखेंगे। जब एयर इस साइड से फ्लो करेगा तो यह क्या करता है कि एयर सैंड्स को इधर इकट्ठा करते चलता है, और क्योंकि इस साइड एयर फ्लो नहीं होता है तो यह खाली साइड हो जाता है, लीवार्ड साइड हो जाता है, और इस शेप में यह सैंड ड्यून्स आ जाते हैं। अब अगर हम दूसरे तरह के ड्यून्स को देखें, यह लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। तो जब एयर ऐसे फ्लो करता है तो यह सांप जब भूमि पे जिस तरह से रेंगता है वैसे पैटर्न्स बनाता है, इनको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न में जाएं तो यह है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन की बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि अगर हम इंडियन मेनलैंड से साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो हमें अरबियन सी मिलेगा, और साउथ ईस्ट की तरफ जाएं तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो जो कोस्टल एरिया होता है साउथ वेस्ट की तरफ, उसको वेस्ट कोस्ट कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, और ईस्ट की तरफ जो कोस्टल एरिया होता है उसे ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वाटर होता है तो यह एक प्लेन
का फॉर्मेशन करता है जो कि फर्टाइल इन नेचर होता है। तो वेस्ट कोस्ट पे बने हुए प्लेन को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, ईस्ट कोस्ट पे बने हुए प्लेन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यह वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। यह मेजरली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कोंकण जो कि मुंबई से लेकर के गोवा तक है, उसके बाद कन्नड़ जो कि कर्नाटका को मोस्टली कंटेन करता है, और उसके बाद मालाबार कोस्ट जो कि पूरी तरह से केरला कोस्ट को कंटेन करता है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है उसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कंटेन करता है। और अगर हम साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जाएं तो यह है कोरोमंडल कोस्ट जो कि मेजरली तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश कंटेन करता है। अब अगर हम देखें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत सारी रिवर आके मेजर बे ऑफ बंगाल से मिलती हैं। इनमें से कौन कौन है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब यहाँ पे क्योंकि माउथ इनका जो है वह डेल्टा का एक्सटेंसिव डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज कुछ कभी कभी रिजर्वायर के रूप में भी आ जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि लेक का फॉर्मेशन होता है। तो महानदी डेल्टा के पास चिलिका लेक है, गोदावरी डेल्टा के पास कोलेरू लेक है, और नीचे तमिलनाडु एंड आंध्रा कोस्ट के पास में पुलिकट लेक है। ये सब मेजर लेक है जो कि फॉर्म होते हैं इन रिवर्स के डेल्टा के द्वारा। पुलिकट लेक के बारे में आप देख करके कहेंगे कि रिवर नहीं है, तो यह सी से सेपरेटेड लैंड के द्वारा बना हुआ है पुलिकट लेक। इसके बारे में हम आगे के चैप्टरों में बात करेंगे विस्तार से, जब रिवर अगला चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। अब हम अगले फिजियोग्राफिक डिवीज़न पे आते हैं जो कि है द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इस इंडिया की हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि जब हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप मिलता है, और साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे तो यह नियर है मालाबार कोस्ट के, जो कि हम अभी तुरंत देखे हैं कि केरला को मोस्टली कंटेन करता है। तो लक्षद्वीप के जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनके डिस्टेंस को अगर हम मेज़र करते हैं तो मोस्टली कोच्चि से मेज़र करते हैं। ये आप देख सकते होंगे, कोच्चि से मेज़र हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप कावारती की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 240 किलोमीटर 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और या तो सी रूट से नहीं तो एयर रूट से यहाँ पे जाया जा सकता है। अब अगर हम और मेजर फीचर्स की बात करें लक्षद्वीप आइलैंड के, तो यह कंपोज्ड होता है कोरल से। इसको कोरल आइलैंड इसलिए कहते हैं कि अब हम कोरल के बारे में अगर देखें तो कोरल्स आर द पोलिप्स, दे आर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे लिव इन द सी, बट उनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए जो जिनमें से की है कि वाटर का डेप्थ न बहुत ज़्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए, वाटर का वार्मथ जो है टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वाटर मडी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वाटर में इन सब चीज़ों में इम्बैलेंस आता है तो ये कोरल्स मरते हैं, और क्योंकि ये कोरल्स कैल्शियम के मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होते हैं, और जब ये बहुत सालों के प्रोसेस के बाद ये मरे हुए कोरल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो आइलैंड का भी फॉर्मेशन कर देते हैं।
तो इन आइलैंड से ही, ऐसे आइलैंड से ही बना हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड कहा जाता है। अगर हम लक्षद्वीप के हिस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो 1973 से पहले तक में इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप आइलैंड कहते थे। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर तक है। यहाँ बहुत डाइवर्सिटी में फ्लोरा एंड फौना मिलता है, क्योंकि कोरल्स जो होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। तो लक्षद्वीप का सॉइल जो है कैल्शियम रिच होगा, हाईली न्यूट्रिशियस होगा, इस कारण से यहाँ फ्लोरा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा कि यहाँ का एक आइलैंड जो है पिटी आइलैंड, उसको पक्षी पिटी भी कहते हैं। पक्षी पिटी क्यों कहते हैं? तो पक्षी संस्कृत में बर्ड्स के लिए कहा गया है, और यह पूरा आइलैंड जो है एक बर्ड सेंचुरी है जो कि इनहैबिटेड है। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ पक्षियाँ रहती हैं। अगर हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को ठीक से देखें तो यहाँ पे हमने जब बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की थी। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में हमने देखा था कि पैरेलल टू इक्वेटर होते हैं, तो इसमें 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप को, पूरे लक्षद्वीप के सारे आइलैंड को उसी के एक सिंगल आइलैंड मिनिकॉय से सेपरेट करता है। जबकि अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकॉय मीन्स टोटल लक्षद्वीप को, उसके साउथवार्ड एक कंट्री है मालदीव्स, उसको उससे सेपरेट करता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे लक्षद्वीप है तो यहाँ नीचे की तरफ मालदीव्स है और यहाँ 8 डिग्री चैनल है, और 9 डिग्री चैनल देखिए यहाँ है, जो कि पूरे लक्षद्वीप ग्रुप के आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। अब हम अगले आइलैंड के बारे में बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ एक्सटेंडेड है छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप से। इसको हम लोग एलिवेटेड चेन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड मोस्टली वोल्केनिक माउंटेन्स से बने हैं। जब समुद्र में वोल्केनोज आता है तो वहाँ भी बाहर की तरफ माउंटेन्स निकलते हैं और वो समुद्र के पानी से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो वो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो ड्यू प्रोसेस में बहुत लंबे समय में बने हुए हैं, उनको हम लोग, उनसे अंडमान निकोबार आइलैंड बने हैं। ये स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट भी है, नेवल बेसेस हैं यहाँ पे, और ये हमें ईस्टर्न एशिया से, साउथ ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया से कनेक्टेड रखता है। यह मेजरली ट्रेड को भी कंट्रोल करता है, ट्रेड रूट्स को भी, इधर के तरफ जो जाती हैं सी ट्रेड रूट्स, उनको भी कंट्रोल करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें तो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो ये इन्हीं आइलैंड ग्रुप में से एक आइलैंड पे है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान ग्रुप में पड़ता है। अंडमान ग्रुप ऊपर वाला है और निकोबार ग्रुप नीचे वाला है। अगर हम देखें एक्सटेंशन ठीक से एक बार, तो ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो एक्सटेंशन है वो टोटल अंडमान एंड निकोबार है। अब अंडमान, जैसे हमने लक्षद्वीप में देखा वैसे ही यहाँ भी देखेंगे कि ये जो अंडमान ग्रुप है इसको 10 डिग्री चैनल निकोबार ग्रुप से सेपरेट करता है। अब अंडमान ग्रुप का एक मेजर फीचर है कि यह बहुत लसी ग्रीन है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट हेविली डेंस्ड, कैनोपी बहुत ही हाईली डेंस्ड होते हैं यहाँ के फॉरेस्ट के। तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में अगर हम बात करें तो वैसा रेनफॉल जो कि इवोपरेट हुए वाटर के कलेक्शन को
तुरंत बरसा दे। और यह मोस्टली फीचर होता है इक्वेटर के आसपास के एरिया का, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेजेस पड़ती हैं, तो जिस कारण से वाटर बॉडी से इजीली वाटर इवोपरेट होके ऊपर उठता है और कंडेंस होकर के जब यह नीचे की तरफ अंडमान आइलैंड ग्रुप्स पे गिरता है तो यह बहुत ही हेवी मात्रा में बारिश करता है। और हमें पता है वेजिटेशन के लिए पानी से बड़ा उपयोगी चीज़ कोई नहीं है। अगर जितनी ज़्यादा मात्रा में पानी होगा उतना ज़्यादा हेवी वेजिटेशन होगा। तो जिस कारण से यहाँ बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड लैंड होता है और अगर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो वाइल्ड लाइफ भी होगा, तो यहाँ का फौना भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हम देख सकते हैं। और इस तरह के फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हमने सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच आपको कि आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, और मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप इस सेकेंड चैप्टर को रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारे पीडीएफ्स डाले जाते हैं। रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।